हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी एंड जुडिशरी क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्टॉपल के डेफिनेशन को डील किया था और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसेंशियल है उसको भी हमने डील किया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम स्टॉपल के ऑब्जेक्ट को कि आखिर स्टॉपल का जो प्रोविजन है उसको इंडियन एविडेंस एक्ट में क्यों लाया गया, क्या उद्देश्य था उसका, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काइंड्स हैं उसको डील करेंगे। तो स्टॉपल का ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई डिक्लेरेशन करता है, कोई एक्ट करता है या कोई ओमिशन करता है और उसके फलस्वरूप कोई दूसरा व्यक्ति उस पर एक्ट कर लेता है, तो जो उस व्यक्ति को जो लाभ प्राप्त होगा वो लाभ लेने से उसे रोका जा सके। जब कोई व्यक्ति फ्रॉड करता है और फ्रॉड के फलस्वरूप उसे कुछ लाभ प्राप्त होता है तो उस लाभ को लेने से उस व्यक्ति को रोका जा सके, इसीलिए स्टॉपल का रूल जो है लाया गया था। इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, इसके 4 काइंड्स है, 4 इंपॉर्टेंट काइंड्स है। पहला क्या कहता है, स्टॉपल बाय रिकॉर्ड। ठीक है, दूसरा स्टॉपल बाय डीड, तीसरा स्टॉपल बाय कंडक्ट एंड चौथा प्रोमिसरी स्टॉपल। ठीक है, तो स्टॉपल बाय रिकॉर्ड का रूल क्या है कि जब कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट, जब कोई सक्षम न्यायालय किसी वाद या कार्यवाही को पूरी तरह से निपटारा कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद उन्हीं पक्षकारों के बीच उन्हीं मामलों को लेकर दोबारा से सेम कोर्ट में सूट फाइल नहीं किया जा सकता। आपने रेस जुडिकाटा का प्रोविजन पढ़ा होगा। ठीक है, सीपीसी में 11 to 14 का जो प्रोविजन है वो यहाँ पे अप्लाई करेगा, और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट का प्रोविजन है 40 से लेकर 44 तक, तो वो जो प्रोविजन है वो अप्लाई करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो एग्रीड पार्टी होंगे, जजमेंट से जो एग्रीड पार्टी होगा उसको ऊपर के न्यायालय में जाने से रोका नहीं जाएगा, वो अपील में जा सकता है। दूसरा है स्टॉपल बाय डीड। स्टॉपल बाय डीड क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति विलेख के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस करता है और जो विलेख में जो तथ्य होंगे उस तथ्य से उस व्यक्ति को मुकरने से रोका जाएगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ए है, ए ने बी को क्या किया, एक मकान जो है वो विलेख के द्वारा डीड के थ्रू क्या किया, दान कर दिया। ठीक है, और उसको क्या किया, पंजीकृत भी करवा दिया, रजिस्टर्ड भी करवा दिया। तो ए जो है अब उस विलेख में जो दिया गया तथ्य होगा, जो फैक्ट होगा, उससे वो मुकर नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे जो स्टॉपल का रूल है वही अप्लाई हो जाएगा, उस पर बाउंड हो जाएगा ए पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी उल्लेखनीय है कि जो स्टॉपल का रूल है वो तब अप्लाई नहीं होगा जब ऐसा दान जो है फ्रॉडलेंटली करवाया गया हो या फोर्सफुली करवाया गया हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब गिफ्ट किया जाता है तो पूरी तरह से वो फ्री कॉन्सेंट में किया जाना चाहिए। ठीक है, कोई दबाव में नहीं किया जाना चाहिए। अगर दबाव में किया जाता है तो वैसा दान क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वहां पे स्टॉपल का रूल अप्लाई नहीं होगा। तीसरा क्या है, स्टॉपल बाय कंडक्ट। ठीक है, आचरण के द्वारा विबंध क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति शब्दों या आचरण के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को आशय पूर्वक इंटेंशनली क्या करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है और किसी तथ्य की सत्यता पर विश्वास दिलाता है, कोई फैक्ट है उसकी सत्यता पर विश्वास दिलाता है। ठीक है, ट्रूथनेस पर विश्वास दिलाता है, और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, दूसरा व्यक्ति वैसे मिस रिप्रेजेंटेशन पर विश्वास करके सत्य मानकर उस पर कोई एक्ट भी कर देता है। तो जो मिस रिप्रेजेंटेशन करने वाला जो पर्सन होगा वो किसी वाद या कार्यवाही में उस तथ्यों से इनकार नहीं कर सकता, उसको उससे इनकार करने से रोका जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ए ने बी को एक हाउस सेल किया, एक स्पेसिफिक हाउस जो है ए ने बी को सेल किया और वो ये कह के किया कि वो उस हाउस का ऑनर है। ठीक है, और बी जो है ऑनर से उस हाउस को परचेज भी कर लेता है, वो ये सत्य मानकर कि वो ऑनर है उससे उस हाउस को परचेज भी कर लेता है। बाद में कि कोई इवेंट्स के होने पर ए जो है रियल में उस हाउस का ऑनर बन जाता है। तो यहाँ पे ए बाद में इस बात से नहीं मुकर सकता कि जिस वक्त वो हाउस को सेल कर रहा था वो उस वक्त हाउस का ऑनर नहीं था, वो ऐसे सेल को सेटिस्फाई नहीं करवा सकता। स्टॉपल का रूल अप्लाई करेगा वहां पे। ठीक है,
अब आते हैं प्रोमिसरी स्टॉपल पर। प्रोमिसरी स्टॉपल का जो प्रोविजन है वो पहले इंडिया में नहीं था, लेकिन अभी इंग्लैंड के साथ साथ अब इंडिया में भी प्रोमिसरी स्टॉपल का जो रूल है वो लाया गया। प्रोमिसरी स्टॉपल को इसको सामयिक विबंध भी कहते हैं, इक्विटेबल स्टॉपल भी कहते हैं, या इसको अर्ध विबंध क्वासी स्टॉपल भी कहते हैं। ठीक है, इसको नया विबंध के नाम से भी जाना जाता है, न्यू स्टॉपल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इक्विटी कोड से आया है। ठीक है, ये पहले इंडिया में था नहीं, इसको इंग्लैंड से अडॉप्ट किया गया है। तो इसका रूल, प्रोमिसरी स्टॉपल का रूल क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन किसी अदर पर्सन को शब्दों या आचरण के द्वारा भविष्य में कोई लीगल रिलेशनशिप स्थापित करने का या किसी कानूनी संबंध को प्रभावित करने के आशय से या संदेह से परे कोई वचन देता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति कोई भविष्य में लीगल रिलेशनशिप स्थापित करने से अथवा किसी कानूनी संबंध को प्रभावित करने के आशय से, स्पष्ट से या संदेह से परे कोई वचन देता है। ठीक है, और ऐसे वचन पर कोई दूसरा व्यक्ति जो है एक्ट भी कर देता है। और जो देखिए प्रोमिसरी स्टॉपल में क्या होता है, एक प्रोमिसर होता है और एक प्रोमिसी होता है। प्रोमिसर उसको कहते हैं जो वचन करता है, और प्रोमिसी उसको कहते हैं जो वचन गृहीता है, जिसको वचन दिया जाता है। तो वो प्रोमिसर जो है वो जानता है कि वो ऐसे जो वो प्रॉमिस कर रहा है उस पर विश्वास करके जो प्रोमिसर जो है वो एक्ट भी करेगा, वो ये जानता है। तो वो बाद में अपने द्वारा दिए गए प्रॉमिस से वो बाध्य हो जाएगा, वो इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो केस था वो मोतीलाल पद्मावत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था। इसमें न्यायालय ने ये अवलोकन किया कि जो प्रोमिसरी स्टॉपल का जो रूल है वो प्राइवेट पर्सन के साथ साथ गवर्नमेंट पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, प्राइवेट पर्सन पे तो अप्लाई होगा ही, साथ वो गवर्नमेंट पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब चूंकि प्रोमिसरी स्टॉपल जो है वो एक खास तरह का स्टॉपल है, इसीलिए इसकी कुछ मुख्य विशेषता भी है। तो प्रोमिसरी स्टॉपल का पहला विशेषता क्या कहता है कि प्रोमिसरी स्टॉपल का जो रूल है वो गवर्नमेंट पर तो अप्लाई होगा ही। ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी अप्लाई होगा, लेकिन कब, जब ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होता है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी प्रोमिसरी स्टॉपल का जो रूल है अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, प्रोमिसरी स्टॉपल जो है, प्रोमिसर जो होगा, वचनकर्ता जो होगा, वो उसके अगेंस्ट जो है एक मौलिक अधिकार को उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोमिसरी स्टॉपल है वो साक्ष्य विधि के अलावा अन्य विधियों पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, प्रोमिसरी स्टॉपल जो होगा उसमें जो प्रॉमिस किया जाएगा प्रोमिसर के थ्रू वो एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और साफ होना चाहिए। ठीक है, तो